10th क्लास जैसा कि हमने बात की थी कि हम एक सैम्पल पेपर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये उस सीरीज़ की दूसरी वीडियो है। अभी तक मैं आपके साथ हाफ ईयरली का और प्री बोर्ड 1 का पेपर शेयर कर चुका हूँ। नाउ इट्स टाइम फॉर सैम्पल पेपर 2। सैम्पल पेपर 1 की वीडियो आज आपने शायद उसको देख लिया है 26 को। ठीक है, तो सैम्पल पेपर 2 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन सेम रहेगी अपने पास, वही सेक्शन ए में 40 मार्क्स का है, डू ऑल क्वेश्चंस, एंड सेक्शन बी में आउट ऑफ 7 क्वेश्चन वी हैव टू डू एनी 4। ठीक है, बट लेकिन हम पेपर में कंप्लीट करेंगे सभी क्वेश्चंस को। ठीक है, कोशिश रहेगी कि इस पेपर को भी 1.5 आवर में फिनिश किया जाए ताकि आप इसको स्पीड से कर सकें। ठीक है, अपने फाइनल एग्ज़ाम टारगेट वही 2 आवर्स में ख़त्म करने का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन ए से। फर्स्ट क्वेश्चन MCQ, पहला क्वेश्चन है द सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ AP हुज nth टर्म इज गिवन बाय। तो आपको nth टर्म गिवन है 3 + 4n। ठीक है, और आपको बताना है SN, सम ऑफ 10 टर्म्स। ठीक है, SN यहाँ पर आपको 10 टर्म्स का सम बताना है इसमें। ठीक है, तो SN का फॉर्मूला क्या होता है? देर आर 2 फॉर्मूलाज, n/2 a + an, और एक फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 × d। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, इससे थोड़ा आंसर जल्दी आ जाएगा। देखिए कैसे, हमें निकालना है S10, तो S10 क्या हो जाएगा? 10/2 a, दैट इज फर्स्ट टर्म, प्लस a10। ठीक है, इतना ही हमें करना है। तो an हमें गिवन है, बताइए a1 की वैल्यू क्या होगी? a1 दैट इज फर्स्ट टर्म, a + 3 + 4 × 1 दैट इज 7। फर्स्ट टर्म की वैल्यू 7 आई। a10 ये क्या होगा? 3 + 4 × 10 दैट इज 47। ओके, 3 + 4 × 10, सॉरी 43, नॉट 47। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं। S10 कितना आएगा? 10/2 5, a 7 + 43 दैट इज 50। तो 50 × 5 250। सो आंसर इज 250। फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर आ गया। ओके, चलिए नाउ सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, इफ A is in matrix 3 5 1 4, B is a matrix, C is also, we have 3 matrix of 2/2 और हमें बताना है 5A - BC क्या होगा। तो सबसे पहले पुराने क्वेश्चन को इरेज, सॉल्यूशन को, और A हमें गिवन है, हमें चाहिए 5A - B × C। चलिए 5 × A कीजिए फटाफट से। 5 × 3 5 1 4 - B × C, 2403 × 1 - 1 2 1। ठीक है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है मैट्रिक्स के रूल, दिस विल बिकम 15 25 5 एंड 20, माइनस दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? तो इस रो को इस कॉलम के साथ, दैट विल बी द फर्स्ट एलिमेंट, और फिर इस कॉलम के साथ, दैट विल बी द सेकंड एलिमेंट, और फिर हम उसको नीचे के लिए भी रिपीट करेंगे, नीचे वाली रो के लिए भी। तो ये आएगा अपना 2 × 1 + 4 × 2। ठीक है, और सेकंड में आएगा 2 × -1 + 4 × 1। नीचे आएगा 0 × 1 + 3 × 2, और लास्ट आएगा 0 × -1 + 3 × 1। ठीक है, तो 5A मैट्रिक्स तो अपने पास सेम रहेगी, 15 25 5 20, माइनस यहाँ पर आया 2 + 8 10, यहाँ पर आया 4 - 2 दैट इज 2, यहाँ पे 0 × 1 0 6, और यहाँ पर 3। ठीक है, तो इनको माइनस करना है। 15 - 10 5, तो जिसमें सबसे पहले मैट्रिक्स में 5 एलिमेंट है, तो बी और डी में से
एक ऑप्शन होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं, माइनस का 25 और 2, माइनस का 2, तो यहाँ आ गया -27, 5 6 -1 20 और 3 17, तो ये अपना आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं की हमने। जी हाँ, यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है। यहाँ पर 15 25 था, मैंने यहाँ पे 15 -25 लिख दिया, तो यहाँ माइनस का साइन नहीं है। ठीक है, यहाँ माइनस का साइन नहीं है, तो 25 - 2 दिस विल बी प्लस का 23, और हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट का हमने निकाला था ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो इन कैलकुलेशन मिस्टेक का थोड़ा ध्यान रखना है एग्जाम में। ठीक, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग फिगर ए डी बी इज सिमिलर टू ए डी सी। ए डी बी यानी कि ये ट्राइंगल ए से डी और डी से बी इज सिमिलर टू ए डी सी, ये ट्राइंगल इसके सिमिलर है। तो वैल्यू ऑफ पी की वैल्यू आपको बतानी है। तो क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है तो इसका मतलब इनका रेशो सेम होगा, ए डी अपॉन ए डी, यहाँ से शुरू के दो, इज इक्वल टू ए बी बाय ए सी इज इक्वल्स टू डी बी बाय डी सी। ओके, ये होगा अपने पास, ए डी का तो रोल खत्म अपने पास। ए बी बाई ए सी कितना होगा, ए बी है 18, ए सी है P इज इक्वल्स टू डी बी बाई डी सी। डी बी कितना है यहाँ पर, डी बी है P और डी सी है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, पी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 18 इंटू 2 36, तो P की वैल्यू क्या आई +-6। अब अपने को पता है कि साइड नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो इसका आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका आंसर आया ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, रेडियस ऑफ रोलर 100 सेंटीमीटर लॉन्ग इज 14 सेंटीमीटर, द कर्व सरफेस एरिया, तो सी एस से हमें पता है सिलेंडर का, दैट इज 2πRH, दैट इज 2 इंटू 22/7, रेडियस इज गिवन एज 100 and height is given as 100, radius is 14, तो यहाँ से ये कैंसिल 2, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो 22 इंटू 4 8800 आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हुए। इफ 70 75 80 and 85 आर द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ ए पी, देन द 10th टर्म इज, तो 5 का गैप दिख रहा है आपको इसमें। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसने क्या पूछा है, 10th टर्म पूछी है, तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस 9d। बताओ फर्स्ट टर्म क्या है 70 प्लस 9d, डी की वैल्यू क्या है, कॉमन डिफरेंस 5, तो 70 प्लस 45, हमारा आंसर क्या आया, ऑप्शन नंबर सी 115। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 5000, अ शॉपकीपर गिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड GST 12%, तो आपको बताना है कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा, तो इसका आंसर साफ साफ 5040 आना चाहिए, लेकिन फिर भी हम सोल्व करके इसको देखते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग, मार्क प्राइस कितना 5000, डिस्काउंट कितना मिल गया उसको 10% ऑफ मार्क प्राइस। ठीक है, 5000 का 10% कितना आएगा 500 का, तो डिस्काउंट मिल गया, तो उसको प्रोजेक्ट जो भी ऑब्जेक्ट है आर्टिकल कितने का पड़ेगा 4500 का, इसको माइनस करेंगे प्लस 12% GST, तो GST किस पे लगता है, जितने पे कस्टमर उसको खरीदेगा, 12/100 ऑफ 4500, 2 zeros will get cancel, 4500 प्लस 12 इंटू 45, इससे अच्छा है कि हम इससे एक 2 इसको उधार दे देते, तो ये बन जाएगा 90 इंटू 6 एंड 9 6 आर 54, 540 5040 एज वी वर डिस्कसिंग। आई थिंक सेम क्वेश्चन हमने पहले भी किया है किसी पेपर में। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ 10 12 14 एंड 16 आर द फर्स्ट
फोर्थ टर्म ऑफ एन ए पी देन 20th टर्म इज, पिछले क्वेश्चन जैसा ही आ गया है तो A20 क्या होगा, A+19D। ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म 10 प्लस 19 इंटू डी कॉमन डिफरेंस 2, 19 का डबल 38, 38 प्लस 10 48। ओके, तो आई थिंक इसके ऑप्शंस में गड़बड़ है, चलिए कोई बात नहीं, इसका आंसर तो 48 आएगा। तो इफ देयर इज़ नो ऑप्शन देन वी विल अप्लाई न्यू रूल, अपनी तरफ से ऑप्शन बना के डाल देते हैं, ठीक है। So this is how we can solve such type of question. सैम्पल पेपर में मिस्टेक होना बहुत ही कॉमन बात है, तो इसको ज़्यादा हाइप ना बनाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ AP, जिसमें पहली टर्म है 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, तो 2 का टेबल चल रहा है, तो लास्ट टर्म क्या होगी 40। 2 का टेबल 20 तक चल रहा है, 10 तक तो 20 होता है, लास्ट टर्म हो जाएगी 40। फिर भी हम नॉर्मल अपना फॉर्मूला ही लगाएंगे, आंसर दोनों से निकाल के देखते हैं सेम आएगा क्या नहीं। SN दैट इज हमें निकालना है S20, तो ये क्या होगा 20/2, 2 इंटू A प्लस N-1 इंटू D, D इज कॉमन डिफरेंस, तो 20/2 10, 2 इंटू 2 4 प्लस 19 का डबल 38। ओके, 38 प्लस 4 42, आंसर आया 420। तो 8th क्वेश्चन का ऑप्शन अपना सी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अब उस तरीके से करके देखते हैं जो हमने सीधा कर दिया था, लास्ट टर्म को 40 निकाल दिया था, तो N/2 दैट इज 20/2 10 A प्लस AN, A प्लस AN, लास्ट टर्म 40 होगी, तो 10 इंटू 42, आंसर अभी भी सेम ही आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर, इरेज कर देते हैं पहले वाला। अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर एट अ सर्टेन स्पीड, तो मान लेते हैं वो सर्टेन स्पीड क्या है x। ओके, had the speed been 12 kilometer more, the time taken of journey will be 1 hour 40 minute less। तो अगर वो अपनी स्पीड को 12 किलोमीटर बढ़ा दे तो न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी x प्लस 12, और डिस्टेंस कितना है 400 किलोमीटर। तो टाइम कितना लगेगा दोनों केसेस में, दोनों टाइम का डिफरेंस अपने को गिवन है 1 hour 40 मिनट्स, 40 मिनट इज़ 40/60 दैट इज़ 2/3 आवर्स, यानी कि टोटल टाइम उसको कितना लग रहा है 5/3 आवर्स कम लग रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है उसकी अब स्पीड क्या होगी। तो अगर हम इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सोल्व करते हैं तो 1 मार्क के अकॉर्डिंग थोड़ा सा लेंथी होगा, इससे ज़्यादा अच्छा क्या रहेगा कि हम सभी ऑप्शंस को पुट करके देख लेते हैं, ठीक है। एंड हमेशा ऐसे ऑप्शन को पुट करके देखते हैं जो यहाँ पे 12 स्पीड बढ़ाई है तो आराम से इसमें ऐड हो रहा है, तो बी ऑप्शन को एक बार पुट करके देखते हैं। तो पहले केस में कितना टाइम लग रहा है उसको 400/48, और अगले केस में लग रहा है 400/60, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास आया 20/3 का टाइम, और यहाँ 4 के टेबल में कट रहा है 1200, ये कटा 325, यहाँ पर टाइम आ रहा है 25/3, यहाँ आ रहा है 20/3, माइनस करेंगे तो 5/3 का ही गैप आ रहा है, तो पहला ही गैस अपना ठीक निकल गया, 48 आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जल्दी कर सकते हैं। अगर हम इसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते, ठीक है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो पहले केस में होता 400/x, यहाँ होता 400/x प्लस 12 इज इक्वल टू 5/3, फिर आप इसका LCM लेते x प्लस 12 और सारा प्रोसेस करते तो भी आंसर अपना यही आना था। तो मार्क्स को देखते हुए हम क्वेश्चन की लेंथ को डिसाइड करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, इफ दिस इज इक्वल टू दिस तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो अपने पास दो मैट्रिक्स है, उनका प्रोडक्ट हमें गिवन है 12 और -8, तो आपको x और y की वैल्यू बतानी है। तो हमें पता है कि इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाली जो टर्म है वो
इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी और यहाँ से ये वाली फिर इसके साथ होगी। तो करते हैं इसको, कितना आएगा 0 इंटू एक्स प्लस माइनस का 4 इंटू वाई और नीचे आएगा 2 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई, दिस इज इक्वल्स टू 12 एंड 8। ठीक है, तो यहाँ से माइनस का 4y और यहाँ से 2x, ये तो ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया, इज इक्वल्स टू 12 8। तो एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे तो y की वैल्यू तो आ गई -3, x की वैल्यू आ गई 4। तो इसने पूछा है x एंड y रिस्पेक्टिवली आर, तो x पहले y बाद में और कोमा -3। बच्चे सोचते हैं सबसे पहले, देखो इन्होंने ऊपर y दिया है, बच्चे देखेंगे यहाँ पे -3 पहले है 4 बाद में, ए ऑप्शन लगा देंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ऑप्शन को ध्यान से स्टडी करना है। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा। इतनी जल्दी कैसे पता लगा? दिस इज a प्लस बी, a माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होता है। ओके, नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर एन एम क्यू, एन एम, अच्छा ये वैल्यूज गिवन ही है, 75 है, ओ क्यू 3 है, एम ओ 2 है, ओ क्यू है गिवन है। सो हमें पूछा है क्यू एन और क्यू पी का रेशो क्या होगा। हमें सिंपल इसका रेशो निकालना है, तो कैसे किया जाए इस चीज़ को? हमें पता है ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है, क्यों? एक एंगल इक्वल है, एक एंगल कॉमन है, तो सिमिलर होगी ऑफ कोर्स। और वैसे नहीं करना तो ठीक, अपने को वैसे पता है कि दो एंगल अगर इक्वल हो तो बाय ए हो जाता है, और नहीं चाहते आप तीसरा एंगल भी करना है तो उसको भी आप कर सकते हो। ये 75 है, ये 75 है, तो इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, मतलब ये लाइन इसके पैरेलल है, इसका मतलब ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, और तीसरा एंगल कॉमन आ गया, तो जैसे भी आप करना चाहे इसको कर सकते हैं। तो इसका मतलब ट्राइंगल क्यू पी ओ सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू एन एम। ठीक है, तो क्यू एन बाय क्यू पी कितना आएगा? तो हमसे पूछा है क्यू एन बाय क्यू पी क्या होगा, तो ये होगा यहाँ से क्यू ओ बाय क्यू एम, क्यू ओ बाय क्यू एम। हमें क्यू ओ की वैल्यू पता है 3, हमें क्यू एम की वैल्यू पता है 5, तो अपना आंसर आया 3:5। ठीक है, पहले क्यू एन फिर क्यू पी, क्यू एन, अच्छा क्यू एन के, ओके, यहाँ पे क्यू एम आएगा और यहाँ क्यू आएगा, तो 5/3 आ जाएगा। ठीक है ना, हमने पहले इस ट्राइंगल का लिखा है ना, यहाँ पर क्यू एन से क्यू पी, तो यहाँ से क्यू एम से क्यू, तो 5/3, डी ऑप्शन इज करेक्ट। दिस इज our answer. Okay, so this is how we can solve such type of question. Next question, question number 13, 13th MCQ. The printed price of an article is 4080, GST is 12%, then GST charges. Simple question, आपको इसका 12% निकालना है, कितना होगा? 4080 का 12% कितना होगा? 12% of 4080, that is 12/100 into 408000, कैंसिल, और कुछ कैंसिल करने का फ़ायदा होगा नहीं, तो 12896, लास्ट में 6 इसी के, तो बी ऑप्शन को लगा देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि पॉइंट्स में आंसर आने वाला है, नीचे 10 है तो। ओके, नो नीड टू सोल्व फर्दर। ओके, नेक्स्ट, द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 4 and 16। तो मीन प्रोपोर्शन हम कैसे निकालते हैं? मीन प्रोपोर्शन इज बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए सी, यही होता है। ठीक है, फॉर्मूला है, चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हमने पढ़ा है। अदरवाइज आप मान लीजिए कि इनके बीच में b एक नंबर आ रहा है, तो 4/b इज इक्वल्स टू b/16, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b की वैल्यू, बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4 into 16, तो b इज 16 4s are 64, तो b की वैल्यू 8 आ रही है। ओके, दिस इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 इज द सॉल्यूशन सेट फॉर दिस इनइक्वेशन वेयर x बिलोंग्स टू होल नंबर, तो 3x + 9 <= 18
तो 3x इज लेस देन इक्वल टू 18 माइनस 9 दैट इज 9। 3x इज लेस देन 9, तो x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3। होल नंबर होते हैं 0 1 2 3, लेस देन इक्वल टू है तो 0 भी शामिल होगा। बच्चे इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखते, W लिखा हुआ है तो वो ध्यान इस चीज़ का आपको देना है। देखो सारे पॉसिबल आंसर लिखे हैं, होल नंबर में 0 आता है लेकिन इन्होंने सीधा नेचुरल नंबर वाला दे दिया। बच्चे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। कई बार यहाँ पर 18 को सीधा 3 से, कुछ बच्चे मिस्टेक करते हैं इस तरह से कि 3x + 9 तो है अपने पास जो भी, तो पहले वो इसको ऐसे लिख देंगे x + 9 इज़ 18/3। तो यहाँ पे x का आ गया इनका, यहाँ पर 3 आ गया तो यहाँ से 6 आ गया, तो यहाँ से 6 तक काउंटिंग कर देंगे। या फिर 3x इज़ ग्रेटर देन 9 आ गया तो 9 के साथ सीधा ही आंसर कर देंगे। तो इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है, हर छोटी छोटी मिस्टेक का MCQs के अंदर स्पेशली आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सारे ऑप्शन होते हैं, कंसीडर किए जाते हैं वो कि क्या क्या गलती बच्चे कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही ऑप्शन बनते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। उससे पहले हम एक बार देखते हैं कि हमें कितना टाइम लगा MCQs करने में। लगभग 20 मिनट्स, यानी कि स्पीड हमारी ठीक चल रही है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द AP। आपको इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है, तो हमें गिवन है A इज़ 18, अगली टर्म A2 ये कितना है 15 2 30 31/2। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो 18 का डबल कितना होता है 36/2। तो पहली टर्म है 36/2, अगली है 31/2, उससे अगली है 13 यानी कि 26/2। ठीक है, तो ध्यान से दिख रहा है, इसमें एक पैटर्न दिखाई दे रहा है अपने को। AP गिवन है तो कॉमन डिफरेंस आएगा ही, तो मैंने सबका LCM इसमें 2 करके कर दिया। तो फर्स्ट टर्म अपने पास कितनी है 18, कॉमन डिफरेंस कितना है, इनको माइनस करेंगे तो आएगा 5/2। और लास्ट टर्म क्या है अपने पास AN इज -47। तो आपको n की वैल्यू इसमें निकालनी है। तो n की वैल्यू क्या होती है, AN इज इक्वल्स टू A + n - 1 × D। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान देनी है अपने को, डिक्रीजिंग AP है A2 - A1, तो D की वैल्यू नेगेटिव आएगी। ओके, चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। AN -47 इज इक्वल्स टू 18 प्लस n - 1 × -5/2। 18 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -47 - 18। 5/2 इधर आएगा तो इधर मल्टीप्लाई में इधर रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2/5 इज इक्वल्स टू n - 1। ठीक है, तो 47 और 18 कितना आएगा ये -65 इंटू -2/5, माइनस से माइनस कैंसिल, 65 13 12 का डबल 26, तो n - 1 कितना आया 26। बच्चे क्या करेंगे, n की वैल्यू 25 लिख देंगे। ध्यान रखना है -1 उधर जाएगा तो प्लस होगा, तो n की वैल्यू आई 27। सो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई 27। ओके, दिस इज हाउ वी कैन सोल्व। एक बार फिर से देखो इसमें AP को कैसे किया। सबसे पहले तो हमने इसकी टर्म्स को सेम बनाया कि सबका LCM सेम होना चाहिए। 18 31/2 ऐसे गिवन था, तो नीचे 2 दिखा तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, तो अपने को 36/2 फिर 13/2। सिमिलरली अगली टर्म भी आ गई, A की वैल्यू फिर D की वैल्यू A2 - A1, और इस तरह से फिर हमने फॉर्मूला लगाया, अप्लाई किया एंड वी गेट आवर आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, if A is solution set of this and B is solution set of this one, so we have two conditions, both belongs to real number। तो आपको बताना है A इंटरसेक्शन B एंड A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B। सेट्स थ्योरी का इसमें यूज़ किया गया है, जो आपने 8th क्लास में पढ़ी है। 8th क्लास ICSE में सेट के नाम से चैप्टर है अपने पास। तो 5x - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, 5 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मैं एक काम और करता हूँ इसमें, जिन बच्चों को सेट चैप्टर अभी ध्यान नहीं आ रहा, तो मैंने उसकी वीडियोस पहले बना रखी है, मैं उनका लिंक डाल देता हूँ उसमें डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो आप एक बार सिर्फ 2 वीडियोस की, स्टार्टिंग की 2 वीडियोस से काम चल जाएगा। वो मैंने 11th क्लास के लिए बनाई थी, तो स्टार्टिंग की 2 वीडियोस का कॉन्सेप्ट काफ़ी है हमें इसके लिए। ओके, चलिए जी इनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले बताइए, अच्छा दोनों के दोनों में x बिलोंग्स टू रियल नंबर है फॉर बोथ ऑफ द इक्वेशन।
ठीक है, बस एक में इक्वल टू है और एक में सिर्फ ग्रेटर देन। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई, 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 उधर जाएगा तो +10, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और यहाँ से x उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और 1 इधर आएगा तो माइनस का, यानी कि x इज़ लेस देन 4। तो x जो है वो 2 से तो बड़ा है लेकिन 4 से छोटा है, ठीक है ना, ये चीज़ हमें गिवन है। तो x का यहाँ पर सॉल्यूशन सेट क्या आया, इसके अकॉर्डिंग 2 से ज़्यादा और 4 से कम। तो 2 कंटेन करेगा, 4 कंटेन नहीं करेगा। ओके, यही होगा, ठीक है, दिस इज ओके। ये आ गया इसका इंटरसेक्शन। अब इसको एक बार हम यहाँ से दोबारा करते हैं, इस पार्ट से। सिर्फ इस पार्ट के लिए इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, x बिलोंग्स टू 2 से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से लेकर 4 तक कुछ भी हो सकता है। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन पार्ट को ही हम बोलते हैं इंटरसेक्शन। a इंटरसेक्शन b इज ऑल कॉमन एलिमेंट्स इन a एंड b। तो a और b में कॉमन कौन से हैं, यहाँ पर 2 से सारे के सारे बड़े नंबर, यहाँ पे 4 से सारे छोटे नंबर। तो इसका आंसर आया 2 इंक्लूडेड, 4 नॉट इंक्लूडेड। दिस इज आंसर फॉर a इंटरसेक्शन b। ओके, नेक्स्ट इज a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b। a का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है कि जो मेन एलिमेंट्स हैं उसके अलावा सारे, ठीक है। अब देखिए इसमें एक बार हमारे पास a क्या था, a ये वाला सेट था और b ये वाला सेट था, ठीक है। तो a कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, x बिलोंग्स टू इनके अलावा सारे। अब इनके अलावा कौन से होंगे, सारे के सारे -इन्फिनिटी वाले और 2 तक जिसमें 2 इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। दिस इज a कॉम्प्लीमेंट b। अब बताओ कि इन दोनों में कॉमन क्या है, ये है -इन्फिनिटी से लेकर 2 विदाउट इंक्लूडिंग 2 और इसमें -इन्फिनिटी से लेकर 4। तो इसमें है कॉमन -इन्फिनिटी से लेकर 2 तक। तो दिस इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज क्वाइट, यू कैन से कि थोड़ा सा सिलेबस से बाहर है, क्योंकि सेट थ्योरी हमारे 10th में तो नहीं है, लेकिन इन्होंने जैसा कहा है कि हम इसको पहले पढ़ चुके हैं, हमें पता है 8th क्लास में थी, तो वी कैन यूज़ प्रीवियस नॉलेज क्वेश्चंस, ठीक है। तो दिस इज़ अवर आंसर। एक बार इसको ध्यान से देखिए, टेक 2 मिनट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्रूव दैट दिस इक्वेशन, दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू, सॉरी नॉट क्वाड्रेटिक, दिस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमें प्रूव करनी है। तो चलो इसको लिख लेते हैं एक बार। हमारे पास है 1 + cot a + tan a इंटू में sin a माइनस cos a डिवाइडेड बाय secant क्यूब a माइनस कोसिकेंट क्यूब a इज इक्वल टू sin स्क्वेयर a इंटू कोस स्क्वेयर a। ये हमें प्रूव करना है। क्या हमें राइट हैंड साइड में सीकेंट चाहिए, आंसर इज नो। क्या टेंजेंट चाहिए, नो। कोट भी नहीं चाहिए, सिर्फ साइन और कोस चाहिए। तो सबको कन्वर्ट कर लेते हैं LHS। बताओ सबसे ऊपर क्या होगा, 1 + cos a बाय sin a प्लस sin a बाय cos a। यहाँ पर आया sin a माइनस cos a डिवाइडेड बाय सीकेंट 1 बाय cos क्यूब a माइनस 1 बाय sin क्यूब a। ओके, बताओ अगला स्टेप, एलसीएम ले लेते हैं इसका। एलसीएम क्या आएगा, sin a cos a
ठीक है, यहाँ पर 1 के साथ साइन ए को से मल्टीप्लाई, तो दिस विल बिकम साइन ए कोस ए प्लस साइन कैंसिल कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है ना। और साथ में मल्टीप्लाई में क्या है, साइन ए माइनस कोस ए। इसके डिवाइड में क्या चल रहा है अपने पास, इसका भी एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम आ जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट, कोस क्यूब ए माइनस नहीं इंटू साइन क्यूब ए, और यहाँ आएगा साइन क्यूब ए माइनस कोस क्यूब ए, ठीक है। अब हम देखते हैं हमें प्रूव क्या करना है। प्रूव में चाहिए साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। हमें पता है बेसिक मैथ्स की देयर आर 4 टर्म्स, ठीक है। इसको मैं एक बार कलर चेंज कर देता हूँ। एक टर्म यहाँ से आएगी, एक टर्म यहाँ से आएगी, टोटल 4 टर्म्स है। एंड यू नो ए बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी क्या होता है, ए इंटू डी बी इंटू सी। तो इसका मतलब ये है कि जो ये साइन क्यूब और कोस क्यूब है ये ऊपर जाएंगे न्यूमरेटर में, पहली चीज़। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो येलो बॉक्स में है, अगर मैं इसको किसी तरह से साइन और कोस का प्रोडक्ट ले आऊँ तो एक साइन और कोस कट जाएगा और हमें अपना आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि ऊपर वाली ये टर्म्स और ये टर्म्स के कैंसिल होने के पूरे चांसेस है। चलिए जी सॉल्व करते हैं। व्हाट इज कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, यहाँ से कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होगा, ये तो 1 हो जाएगा। तो लिखते हैं इसको, हमारे पास बचा यहाँ पे साइन ए कोस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन ए कोस ए मल्टीप्लाई बाय साइन ए माइनस कोस ए, और ये रेसिप्रोकल होके ऊपर गया तो दिस विल बिकम कोस क्यूब ए इंटू साइन क्यूब ए डिवाइडेड बाय साइन क्यूब ए माइनस कोस क्यूब ए, ओके। अब हम इसमें से एक साइन कोस के साथ एक कोस कैंसिल करेंगे तो हमें बचेगा कोस स्क्वायर, यहाँ पर एक साइन के साथ एक साइन ये कैंसिल करेंगे तो बचेगा साइन स्क्वायर। ध्यान रखना है कि इस साइन से इस साइन को और इस कोस से इस कोस को कैंसिल नहीं करना, ओके। और इस साइन से इस साइन को, इस कोस से इस कोस को भी कैंसिल नहीं करना। बेसिक मैथमेटिक्स रूल्स जो हमें इसमें ध्यान रखने हैं, ओके। तो हमारे पास क्या बचा, ऊपर बचा अपने पास साइन ए माइनस कोस ए, ये वाली टर्म, मल्टीप्लाई बाय साइन ए कोस ए प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय कोस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन क्यूब ए माइनस कोस क्यूब ए। अब जिन बच्चों को पता है कि एक आइडेंटिटी हमने पढ़ रखी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, हम उसको यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो जहाँ साइन क्यूब ए और कोस क्यूब ए है, इसकी जगह मैं इसको लिख सकता हूँ इस आइडेंटिटी की हेल्प से, साइन ए माइनस कोस ए, दैट इज ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज कोस स्क्वायर प्लस ए बी दैट इज साइन ए कोस ए, ठीक है। आई थिंक आप सभी को प्रूफ इसमें दिख गया है जो हमें करना था। अब साइन ए माइनस कोस ए से साइन ए माइनस कोस ए, ठीक है। व्हाट इज साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, तो ये टर्म और ये टर्म भी सेम है, तो हमें लास्ट में क्या बचा, कोस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, विच वॉज RHS, हेंस प्रूव्ड। 90% बच्चे जो है इस कॉन्सेप्ट के बाद आके अटक जाएंगे कि क्या करना है, क्योंकि उन्हें हो सकता है ये आइडेंटिटी टाइम पर याद ना आए। तो पुरानी आइडेंटिटी है, ये आपको याद होनी चाहिए, ओके।
चलिए आगे बढ़ते हैं. Let's erase this. Question number 2 is done. Question number 3. In the adjoining figure, APB is a line meets the x-axis and y-axis at B. Okay. x-axis पे A पे मीट कर रही है, y-axis पे B पे मीट कर रही है. P का पॉइंट दे रखा है, AP और P भी दे रखा है. हमें A और B के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. सो इस डायग्राम को हम सीधा करके बना लेते हैं एक बार. ठीक है. This point is A, this point is B, this point is P, -4, 2. A पॉइंट x एक्सिस पे कट कर रहा है तो इसकी वैल्यू होगी x, 0. B पॉइंट y एक्सिस पे कट कर रहा है, इसकी वैल्यू होगी 0, y. ये हम जानते हैं. AP और PB का रेशो है 1:2. ठीक है यार, आपको x और y की वैल्यू निकालनी है इसमें बेसिकली देखा जाए तो. सो हमने पढ़ा है डिस्टेंस फार्मूला, हमने पढ़ा है सेक्शन फार्मूला. सेक्शन फार्मूला इसमें अप्लाई होगा. रेशो इज m1:m2. दिस इज x1 y1 x2 y2, दिस इज xy. ठीक है. तो बताइए फॉर्मूला क्या होता है x का. x होता है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2. एंड y का फॉर्मूला क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. ओके. तो ये फॉर्मूलाज हैं, ये आपके सामने वैल्यूज़ है. x और y की वैल्यू निकालो. 2 मिनट स्क्रीन को पॉज करो और इसका आंसर निकालो. चलिए इसको ट्राई करते हैं. x दैट इज ओके, यहाँ x इज -4 इज इक्वल्स टू m1 1 into 0 plus 2 into x divided by 1 plus 2. What is 1 plus 2? 3. 3 उधर जाएगा तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में माइनस का 4 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 2x. x की वैल्यू क्या आई, 4 3 12 बाई 2, तो x की वैल्यू आई -6. सो ए के कोऑर्डिनेट क्या आए, -6, 0. आई होप दिस इज ओके. ठीक है. चलिए अब बी की बारी. बी के लिए हमारे पास डाटा फॉर्मूला सामने है. y दैट इज 2 इज इक्वल्स टू m1 y2, m1 इंटू y2 दैट इज 1 इंटू y प्लस 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 प्लस 2. तो यहाँ पर आया 3 2 6, तो y की वैल्यू आ गई 6. तो b के कोऑर्डिनेट क्या आए 6, 0. और a क्या आया, सॉरी b के कोऑर्डिनेट आए 0, 6 और a आया -6, 0. ओके. बेसिक नॉलेज सेक्शन फॉर्मूला हमें आना चाहिए, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 सेकेंड पार्ट. इफ ए इज गिवन बी इज गिवन, आपको फाइंड करना है ए बी, ए स्क्वायर निकालना है पहले तो, और फिर बी ए निकालना है. तो दिस इज क्वाइट इजी. मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई है. आप इस क्वेश्चन को खुद कर सकते हैं. तो 2 मिनट का पॉज लेके एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करो. आफ्टर दैट चेक द आंसर. चलिए चेक करते हैं इस क्वेश्चन को. हमें पता है कि सीकेंड 60 होता है 2. ठीक है. टेबल हमें याद है 0 30 45 60 और 90 के लिए, और अलग वैल्यूज़ के लिए हमें टेबल प्रोवाइड हो जाएगी. वी नो दैट. तो सीकेंड 60 हमें पता है कितना होता है, 2 होता है. कैसे पता, क्योंकि कोस 60 का उल्टा होगा, और कोस 60 हमें पता है कि 1/2 होता है. सिमिलरली कोस 90 1, कोस 90 0, कोस 90 0, साइन 90 1. ओके. टेन 45 हमें पता है कि -1 होता है. तो करते हैं ए स्क्वायर मल्टीप्लाई. वी नो द रूल. तो 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू -3, उसके बाद 2 इंटू 0 0 इंटू 1. ओके. यही होगा. हाँ ठीक है. आगे 3 -3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू -3.
और 1 इंटू 0 1 इंटू 1। सो अपना आंसर कितना आया 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 0 कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और 2 इंटू 0 0, और यहाँ पर 3 इंटू -2, माइनस का 6 माइनस का 3 माइनस का 9 और 1, 4 0 माइनस 9 1 इज आवर आंसर फॉर ए स्क्वेयर। ओके, सिमिलरली बी ए निकालना है हमें, तो बी ए के लिए इसको फिर से नोट करते हैं। तो मैं सीधा वैल्यू लिख देता हूँ। बी कितना है, बी ए दैट इज बी की वैल्यू है, सबसे पहले है 0, कोट 45 होता है 1, माइनस का 4 साइन 30, साइन 30 होता है 1/2, तो ये आएगा -2, और 3 साइन 90 आएगा 3, मल्टीप्लाई ए की वैल्यू हमने अभी लिखी थी 2 0 -3 1, तो कीजिए मल्टीप्लाई, इसको कितना आएगा, सबसे पहले 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू -3, 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1, -2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -3, और -2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1। तो ऊपर तो आया -3, यहाँ पर आया अपने पास 1, 2 2 ज़ा 4, माइनस का 9, 9 और 4 13, माइनस का, और यहाँ पर आया अपने पास 3। सो ये वैल्यू आ गई b मल्टीप्लाई ए की। गॉट इट? चलिए, सो दिस इज हाउ वी कैन सोल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट, a shopkeeper in Rajasthan buys an articles at the printing price of 50,000 या 5 लेके, 50,000 है, ठीक है, फ्रॉम अ होलसेलर इन दिल्ली। तो यहाँ पर राजस्थान से दिल्ली, तो ये इंटर स्टेट आ गया, तो इसका मतलब इसमें सिर्फ IGST लगेगा, इसके अलावा नहीं, ठीक है। तो राजस्थान का जो पर्सन है उसने 25% प्रॉफिट पर उसको सेल किया है, MRP है 50,000 और रेट ऑफ GST है 18%। तो आपको बताना है कि GST के अंदर उसने, शॉपकीपर ने कितने का परचेज़ किया और उसको अमाउंट कितनी देनी पड़ी। ठीक है जी, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो उसने जो प्रिंटिंग प्राइस है अपने पास जिसमें उसने ख़रीदा है ₹50,000, जिसमें उसने 25% का प्रॉफिट अपने ऊपर अपने लिए रखा है, ठीक है। तो उसने पूछा ही नहीं है कि उसका कॉस्ट प्राइस क्या रहेगा, तो हमें CP निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा हम इस पर कर सकते हैं। GST कितना लग रहा है, 18% ऑन मार्क प्राइस, ठीक है। तो कितना आएगा ये 18/100 इंटू 50,000, 2 zeros विल गेट कैंसिल, इसका 1 2 इसको उधार दे देंगे तो बन जाएगा 1000 और यहाँ पे बचेगा 9, तो 9,000 रुपीज़ का GST उसको भरना पड़ा है, ठीक है। तो उसको कितने का मिलेगा ऑब्जेक्ट, दैट इज़ मार्क प्राइस प्लस GST, दैट इज़ 59,000 रुपीज़ का वो प्रोजेक्ट उसको पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द शॉपकीपर टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को वो शॉपकीपर कितना टैक्स देगा। तो आंसर है इसके थ्रू वो कितना टैक्स देगा, तो वो सिंपल सी बात है कि 9,000 रुपीज़ टैक्स नहीं देगा, ठीक है। ये हमें पता है कि हमें हमेशा डिफरेंस पे करना होता है। तो इस शॉपकीपर ने जब इस ऑब्जेक्ट को ख़रीदा था उसका 25% मिलाकर उसने उसको बेचा है, तो जब उसने ख़रीदा था तो वो अपना 18% GST भर चुका है। तो पहले जितना GST भरा था उसमें से ये GST जितना भरा हुआ है इनको माइनस करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा, यानी कि हमें CP निकालना पड़ेगा 25% डिस्काउंट के साथ, ठीक है। तो मान लेते हैं CP कितना है X, और उस बंदे को डिस्काउंट कितना मिला है, एक मिनट, हाँ, प्रॉफिट कितना रखा उसने 25%, तो प्रॉफिट कितना है 25% ऑफ X, यानी कि X/4, तो SP कितना रहा होगा उसका X प्लस X/4, दैट इज़
5/4x। अब ये 5/4x क्या है जो उसने बेचा है 50,000, तो x की वैल्यू क्या आई इंटू 4/5। तो उसने खुद ने कितने का खरीदा था वो 40,000 प्लस 18% GST। तो 18% ऑफ 40,000, 2 zeros गेट कैंसिल। 18 को 4 से करे इससे अच्छा 9 को 8 से कर लेते हैं। 7,200 रुपीज़ का टैक्स वो पहले भर चुका है। अब उसको कितना टैक्स भरना है, अभी उसका कितना है 9,000, तो उसको टैक्स भरना है बचा हुआ 9,000 माइनस 7,200 दैट इज 0,082। 2,800 का टैक्स उसको और भरना है। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन सोल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, ठीक है, दिस इज योर आंसर। लेट्स चेक द कैलकुलेशन अगेन, कहीं हमने कोई गड़बड़ तो नहीं की है। ओके, 25% का प्रॉफिट रखा था, x/4 हो जाएगा, तो एस पी आएगा x + x/4 दैट इज ओके। सो कैलकुलेशन वाज राइट, बस यहाँ पे एक छोटी सी गलती हुई है, यहाँ पर 1 आएगा 1,800, तो ही विल पे 1,800 रुपीज़ एस टैक्स। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सेक्शन बी। तो सेक्शन बी पर अब हम पहुँच चुके हैं, तो देखते हैं हमने सेक्शन ए को कितनी देर में फिनिश किया है। सो इट्स ऑलमोस्ट 50 मिनट्स, तो इसका मतलब स्पीड हमारी ठीक चल रही है। अभी हमारे पास थोड़ा टाइम और है इसके लिए, तो सेक्शन बी के लिए। ठीक है, चलिए सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं। In a right angle triangle ABC, right angle at B, the perpendicular BD on the hypotenuse is this. Okay, so हमारे पास एक right angle triangle है। So let's make the diagram clear. Right angle triangle ढूंढते हैं, इसमें कहाँ है, ये रहा। Okay, so now we have triangle. This triangle name is ABC, right angle at B. So this is A, this is B, this is C, this is 90 degree. Next is the perpendicular BD on hypotenuse AC is drawn. BD पर हमने एक perpendicular ड्रॉ किया है BD से AC पर। BD इस perpendicular का नाम है। हमें प्रूव करना है AC इंटू CD इज BC स्क्वेयर। AC इंटू CD, AC कंप्लीट, DC ये वाला पार्ट इज इक्वल्स टू BC स्क्वेयर। तो इसका मतलब है कि हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना होगा। क्या हम ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल BDC को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं? ट्राई कर लेते हैं। एंगल C इज कॉमन इन बोथ। ठीक है, ABC में ये एंगल है, BDC में भी एंगल है, तो सेम होगा। और एंगल B और एंगल D 90 डिग्री ईच, तो बाय AA these two triangles are similar. Triangle ABC is similar to triangle BDC. तो by CPST, CPST क्या होगा? CPST AB by BD is equals to BC by DC is equals to AC by BC. अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमें अपना रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। BC इंटू BC, BC स्क्वेयर इज इक्वल्स टू AC इंटू DC या CD। हैंस प्रूव्ड। क्वाइट इजी क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट A, B आर टू गिवन पॉइंट्स, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। तो हमें इसका स्लोप निकालना है। दिस इज क्वाइट इजी क्वेश्चन। A पॉइंट है हमारे पास 6,4, B पॉइंट है हमारे पास 2,12। आपको स्लोप निकालना है, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है?
स्लोप आपको ए बी का बताना है, ठीक है। मतलब बी बाद में है, ए पहले है, मतलब x2 ये होगा x2 y2 और ये होगा x1 y1। स्लोप बी ए पूछा होता तो हम इसको x1 y1 इसको x2 y2, तो स्लोप का फॉर्मूला हमें पता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। फोर्थ का थर्ड पार्ट, अप्लाई स्टेप डेविएशन मेथड टू फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको इसमें निकालना है स्टेप डेविएशन मेथड की हेल्प से मीन। तो सबसे पहले हम इस टेबल को तरीके से बनाएंगे, ठीक है। एक्स हमें गिवन है और उसके बाद हमें गिवन है एफ, ठीक है जी। अब जब भी हमें लगाना हो स्टेप डेविएशन मेथड तो हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए होता है एक्स एफ, एक चाहिए होता है डी, डी क्या था एक्स माइनस ए, और ए क्या था एज्यूम मीन, जो हम एक्स में से अपनी तरफ से किसी एक को मानते हैं, ठीक है। एक हमें चाहिए होता है यू, यू क्या होता है डी बाई एच, और एच क्या था हम अपनी तरफ से कोई भी नंबर मान लेते हैं, हालांकि हमें मानना होता है एक्स का डिफरेंस, कि सभी में जो डिफरेंस है वो। और उसके बाद हम निकालते हैं एफ मल्टीप्लाई यू, और उसके बाद फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वैल्यूज़ लिखते हैं, हमारे पास है 5 का टेबल 50 तक। सो लिखते हैं इसको 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 20 43 ओके 75 67 ओके 72 45 39 9 8 6। तो सबसे पहले हम इसमें से ए मानते हैं, किसको मानोगे आप, तो कोशिश रहती है कि हम इसमें से मिडिल टर्म को ही माने। तो हालांकि आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, जनरली हम मिडिल वाले को मानते हैं, तो मैं इसमें 30 को मान लेता हूँ, ठीक है। तो x माइनस ए, तो मुझे पता है कि 30 माइनस 30 तो 0 होगा, तो यहाँ से -5 -10 -15 -20 -25, 5 माइनस 30 -25, और नीचे की तरफ इंक्रीजिंग ऑर्डर 5 10 15 20, ठीक है। h क्या मानोगे, h 5 मान लेते हैं क्योंकि इन सबका डिफरेंस 5 है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। उसके बाद हमें क्या करना है, f और u को मल्टीप्लाई करना है, तो -5 इंटू 20, उसके बाद 43 इंटू 4 दैट इज़ 172 माइनस का, then 75 into 3 that is -225, then 67 into 2 that is 134, and this is -72, this is 0 39 9 2s are 18 8 3s are 24 6 4s are 24। और अब हमें इसको ऐड करना है f इंटू यू को, तो ये आएगा अपने पास 24 + 24 + 18 + 39, उसके बाद सारी टर्म्स माइनस की है, तो यहाँ तक 105 आ रहा है, माइनस का 72 माइनस किया, फिर माइनस किया हमने 134, माइनस किया 225, माइनस किया 172 और माइनस किया 100, तो ये आ रहा है हमारे पास माइनस का 598। ओके, दिस इज नोन एज सिग्मा एफ इंटू यू। फॉर्मूला मैंने लिख दिया है यहाँ पर पहले से ही, अब हमें सिर्फ इसकी वैल्यूज़ पुट करनी है। ओके, तो पुट करते हैं एक्स बार दैट इज़ मीन ए हमने माना था 30 प्लस सिग्मा एफ यू दैट इज़ माइनस का 598 सिग्मा एफ दैट इज़ 384 इंटू एच दैट इज़ 5। तो सॉल्व करते हैं इसको, 30 प्लस 598 को 5 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाई 5 एंड डिवाइडेड बाई 384, तो हमारे पास आ रहा है माइनस का 7.78। तो माइनस के 7.78 में जब हम 30 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 22.21। तो दिस इज़ आवर मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। ओके,
तो दिस इज़ हाउ वी कैन सोल्व दिस। एक बार आप इस मेथड को देख लीजिए और फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन एंगल BAC is an angle, a line intersect the arms of BAC in P and Q. How will you locate the point on the line segment PQ and which is equidistant from AB, and thus such point always exist. तो ये है लोकस, लोकाई एक चैप्टर है हमारे पास, उसका क्वेश्चन। ठीक है, हमारे पास एक एंगल है BAC, तो मान लेते हैं ये है इस तरह से एंगल BAC. Okay, how will you locate a point on line segment PQ which is equidistant from AB and AC? AB और AC से हमेशा एक पॉइंट इक्विडिस्टेंस पे होना चाहिए। एक लाइन सेगमेंट है तो वो लाइन सेगमेंट क्या होनी चाहिए, हमें पता है, दिस इज थ्योरम। तो वो लाइन सेगमेंट होनी चाहिए एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। सो रिक्वायर्ड पॉइंट, जो पॉइंट हमें चाहिए जो AB और BC से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे होगा, वो लाई करेगा एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन पर। दिस इज द आंसर। सो PQ के ऊपर वो जो पॉइंट लाई करेगा तो वो होगा एंगल बाइसेक्टर पर। ओके, दिस इज अवर आंसर। रिक्वायर्ड पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द लाइन PQ. ओके, दिस इज अवर आंसर। क्वेश्चन को एक बार हम फिर से, PQ ये लाइन नहीं है, PQ एक अलग ही लाइन है यहाँ पर। एंगल BAC है इन P एंड Q। ओके, ये एंगल BAC जो है ये P और Q लाइन पर बन रहा है। खैर, तो इसका आंसर जो है वो है कि वो जो इक्वी डिस्टेंस होगा AB और AC से वो हमेशा एंगल बाइसेक्टर के ऊपर लाई करेगा और ये पॉइंट हमेशा एग्जिस्ट करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वीना हैज़ ए क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट ऑफ 400 पर मंथ। तो क्यूमुलेटिव मतलब रिपीटिंग, तो यहाँ पर भी हमारे पास ये RD की बात चल रही है। रिपोर्ट principal amount is ₹400 per month, where rate of interest is 10% per annum, simple interest. If she get 30,100 at a time of maturity, तो आपको बताना है कितने टाइम के लिए उसने अपने मनी को इन्वेस्ट किया था। तो मान लेते हैं टाइम को n मंथ्स, ठीक है, या x मान लेते हैं, x मंथ मान लेते हैं। ठीक है, सो बताइए हाउ मच मनी शी इन्वेस्टेड, टोटल मनी शी डिपॉजिटेड इज हर महीने 400 रुपये, ऐसा x मंथ के लिए किया तो टोटल मनी ये हो गई। ठीक है, एंड वट इज़ द मैच्योरिटी वैल्यू, मैच्योरिटी वैल्यू इज 30,100। तो उसको इंटरेस्ट कितना मिला होगा, आंसर है मैच्योरिटी वैल्यू में से टोटल मनी इन्वेस्टेड माइनस कर दीजिए। दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट। और इस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, इस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, दैट इज n + 1/2। रेट को डिवाइड करते हैं 12 से, दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय होल नंबर इज 100। अब वैल्यू पुट कीजिए और आंसर आ जाएगा 30100, एक जीरो एक्स्ट्रा लग गई, -400x इज इक्वल टू, प्रिंसिपल अमाउंट इज 400, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10, मंथ को हमने x माना है, x + 1 डिवाइडेड बाय यहाँ 2400। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 6 are 24, यहाँ 3, यहाँ 5। ओके, सो हमारे पास क्या आया, 30100 माइनस 400x इज इक्वल्स टू 5/3 x + 1। 3 को मल्टीप्लाई करते हैं उधर तो हमें मिलेगा 3 × 30100 माइनस 400x इज इक्वल्स टू 5x² + x। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे और भी तो ये आ जाएगा 90300 माइनस 4 3 are 1200x इज इक्वल्स टू 5
एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, ये सभी 5 के टेबल पे डिविजिबल है तो 5 कॉमन लेके हम कैंसिल कर देते हैं। तो 5 यहाँ से कॉमन आएगा तो यहाँ पे बचेगा 5 1 जार 5 बचा 4, 5 8 जार 40, 0 5 6 जार 30 माइनस 5 2 जार 10 5 4 इज इक्वल्स टू 5 एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, 5 से 5 कैंसिल। ओके, अब इन टर्म्स को ट्रांसपोज करते हैं, देन वी विल गेट एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 240x माइनस 18060 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 1860 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो अपने पास आया एक्स स्क्वेयर प्लस 241x माइनस 1818060। ठीक है, अब आपको बनाना है इसके स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से। करते हैं इस क्वेश्चन को, चलिए जी देखते हैं इसके क्या बन सकते हैं। तो 241 के ऐड करने पे 241 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर आना चाहिए। तो ट्राई करते हैं जी इसको, 18060 के फैक्टर्स बनाते हैं। ठीक है, हमें पता है कि अगर हम इसमें से 10 निकाल लें तो ये बनेगा 1806, बात नहीं बन रही। लेकिन ये 3 के टेबल पे भी डिवाइड हो रहा है तो 30 इंटू 602, अभी भी इनका ऐड 241 नहीं बनेगा, 2 भी निकाल लेते हैं यहाँ से, 60 इंटू 301, आई थिंक यही हमारा आंसर है। जी हाँ, दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा, ऐड करने पे देखो अगर हम 60 को माइनस का ले लेंगे तो ये बात बन रही है अपनी। तो आंसर आ गया अपना एक्स स्क्वेयर प्लस 301x माइनस 60x माइनस 301 इंटू 60। ठीक है, तो हमें पता है जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा x माइनस 60 और x प्लस 301 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू एक तो आ रही है माइनस का 301 और एक आ रही है 60, तो x की वैल्यू क्या होगी 60 मंथ्स, क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव में नहीं होता। तो आंसर आया 60 मंथ, यानी कि 12 5 60। तो 5 ईयर्स के लिए उसको अपनी अमाउंट बैंक में रखनी है ताकि उसको इतना एज ए मैच्योरिटी वैल्यू मिल जाए। ओके, एक बार फिर से देखते हैं इसको। सबसे पहले हमने क्या किया, प्रिंसिपल अमाउंट हमें गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम, टोटल मनी इन्वेस्टेड, हमने निकाला इसमें से मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड की जो हमें गिवन थी, फाइंड नहीं की, और उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दिया। तो लॉजिकली हम चलेंगे इन क्वेश्चंस के लिए, तो काफ़ी इजी चैप्टर है ये, बस थोड़ी कैलकुलेशन हमें ज़्यादा करनी पड़ जाती है किसी किसी केस में। ठीक है, जैसे कि इस केस में हुआ था अभी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, थर्ड पार्ट, अ पीस ऑफ क्लॉथ कॉस्ट ₹200। इसको इरेज करते हैं एक बार। ओके, अ पीस ऑफ क्लॉथ कॉस्ट ₹200 इफ द पीस वाज 5 मीटर लॉन्गर and each meter cloth ₹2 less, then the cost of piece would have remained unchanged. Okay, so आपको बताना है कि what was the original price of the cloth per meter. So let कर लेते हैं दोनों चीज़ों को। Let the length of that piece of cloth is x meters and let the cost per meter that is y rupees. So what is the total cost? Answer is x multiply y, which is given as 200 rupees. Next condition, if the piece was 5 meter longer, यानी कि x की जगह x plus 5 होता and क्लॉथ की कॉस्ट ₹2 कम होती, y की जगह y माइनस 2 होती, तो भी इसके प्राइस में कोई चेंज नहीं आना था। सो वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ पीस एंड ओरिजिनल रेट। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, दो ही वेरिएबल है, वी कैन सोल्व। y की वैल्यू क्या आई
200 बाई एक्स, यहाँ पुट कर देते हैं x प्लस 5 200 बाई एक्स माइनस 2/1 इज इक्वल्स टू 200। एलसीएम लेंगे इसका, तो दिस इज x प्लस 5, यहाँ से आएगा 200 माइनस 2x डिवाइडेड बाई x इज इक्वल्स टू 200। ठीक है, इस x को तो उधर ट्रांसपोज कर देते हैं, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x को मल्टीप्लाई कीजिए 200x माइनस 2x स्क्वेयर प्लस 1000 माइनस 10x इज इक्वल्स टू 200x। 200x कैंसिल आउट, उधर जाएगा तो माइनस ही हो जाएगा, बाकी सभी टर्म्स को उधर ले जाएंगे तो 2x स्क्वेयर प्लस का हो जाएगा, 10x भी प्लस का हो जाएगा और 1000 माइनस का रह जाएगा इज इक्वल्स टू 0। तो मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 2000, ऐड करने पे आना चाहिए 10। तो क्या फैक्टर्स बन सकते हैं इसके, तो सोचने से अच्छा है हम इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा देते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी इसी बहाने। यहाँ पर a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 10, c की वैल्यू है माइनस का 1000। ओके, सो दिस विल बिकम, देखते हैं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई अभी तक, नहीं अभी तक तो सही चल रहा है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac, तो दिस विल माइनस माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1000, तो दिस विल बिकम 8000 डिवाइडेड बाई 2a, तो 8000 प्लस 100 8100। ठीक है, ये हो गया 8100, तो उसको 81 इंटू 100 लिख सकते हैं, दैट इज 4। 81 किसका होता है 9 का, 100 किसका होता है 10 का, तो बाहर 90 आ जाएगा, माइनस का 10 प्लस माइनस 90/4, तो हमें पता है माइनस में तो वैल्यू आएगी नहीं, तो पॉजिटिव वैल्यू ही हम ले लेते हैं, दैट इज माइनस का 10 प्लस का 90/4। तो x की वैल्यू क्या आई, माइनस का 10 प्लस का 90 80/4 दैट इज 20, तो x की वैल्यू आई 20। ठीक है, अब चलते हैं वापिस ऊपर जो हमने वैल्यूज मानी थी। ठीक है, ये रहा, तो x इज द लेंथ ऑफ क्लॉथ दैट इज 20 मीटर, और y की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू यहाँ रख देते हैं 20 और 200, तो 20 से 20 कैंसिल, 0 नहीं बचाना, 10। ठीक है, सो कॉस्ट इज ₹10 पर मीटर। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन सोल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चंस आर इजी, all we need to focus and we will be able to solve these questions. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, हमें एक डायग्राम गिवन है और इसको हम पहले ही जूम कर लेते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन, अच्छा हमें इस पर प्रूव करना है, तो चलिए ट्राई करते हैं। AD इज पैरेलल टू CF हमें प्रूव करना है। ABCDEF आर 2 सेट्स ऑफ कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर का मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है, ABC इज अ स्ट्रेट लाइन और ADC इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये हमें गिवन है और हमारे पास 2 सर्कल्स भी हैं, आपको इसको प्रूव करना है कि ये कोलिनियर है। तो कोलिनियर हमें करने के लिए अगर मैं एंगल 1 प्लस एंगल 3 को 180 डिग्री प्रूव कर दूं, तो को इंटीरियर एंगल्स हमेशा कब इक्वल होते हैं, जब लाइंस पैरेलल हो। तो अपना टारगेट क्या है, 1 और 3 को 180 डिग्री प्रूव करना। ठीक है, चलिए जी, इस एंगल की वैल्यू बताइए, क्या माने इस एंगल को, 4 मान लेते हैं। मुझे बताओ 1 + 2 कितना होगा, डोंट से 3, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा। तो ये ध्यान से देखो, ABED इज ए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर और साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। तो ABED इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो ये होगा इसका। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ कि 2 + 4 कितना होगा, ये भी 180 डिग्री होगा। रीज़न,
लीनियर पेयर, हमें गिवन है कि डी ई एफ इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है जी। अच्छा 1 और 2 भी 180 है, 2 और 4 भी 180 है, तो यहाँ से हमें क्या शिक्षा मिली इन दोनों पॉइंट से? फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट कैन आई से एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4? आंसर इज यस, ठीक है। आप इन दोनों को आपस में इक्वल रखेंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। अगली कंडीशन देखते हैं। मुझे बताइए एंगल 3 और एंगल 4 के बारे में आपको क्या लगता है? एंगल 3 और एंगल 4 भी 180 डिग्री होंगे, क्यों? क्योंकि बी सी एफ ई इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अच्छा 1 और 4 तो इक्वल थे, तो क्या मैं 4 की जगह एंगल 1 रख दूँ? तो एंगल 3 प्लस एंगल 1 इज 180 डिग्री, बट दीज आर को इंटीरियर एंगल, दिस इज ए सेट ऑफ को इंटीरियर एंगल। तो इसका मतलब लाइन्स आर पैरेलल, AD is parallel to CF, hence proved. Okay, this is how we can solve such type of questions. Quite easy. चलिए आगे बढ़ते हैं। The ratio of the sum of first 3 terms of GP to the sum of first 6 terms of the GP is this. Okay, हमारे पास है GP का सम। तो पहली बात, सम ऑफ 3 टर्म्स एंड सम ऑफ 6 टर्म्स इज गिवन एज 125 बाई 152। तो आपको कॉमन रेशियो निकालना है। ओके, अगर ये सम की जगह ये होता है कि फर्स्ट टर्म है और ये थर्ड टर्म है और 6 टर्म है तो काफ़ी आसान हो जाता है, लेकिन सम थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है। अब पहले मुझे बताइए कि जीपी में सम का फॉर्मूला क्या होता है? अगर हमें जीपी के सम का फॉर्मूला पता है तो हमारे लिए क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाएगा। तो सम ऑफ एन एट टर्म ऑफ ए पी इज ए की पावर आर की पावर ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन, ठीक है। दिस इज़ द फॉर्मूला। और इसको हम रिवर्स भी कर देते हैं, 1 माइनस आर की पावर एन 1 माइनस आर, तो कोई भी फॉर्मूला आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड कॉमन रेशियो, तो यानी कि आर की वैल्यू हमें निकालनी है। वैल्यू पुट करते हैं, ए आर की पावर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1, ए आर की पावर 6 माइनस 1 बाई आर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 125 बाई 152। ए से ए कैंसिल, आर माइनस 1 से आर माइनस 1 कैंसिल, तो हमें क्या मिला? आर क्यूब माइनस 1 बाई आर पावर 6 माइनस 1, दिस इज इक्वल्स टू 125 बाई 152। ओके, यहाँ तक तो अपना हो चुका है क्वेश्चन। अब बारी आती है आगे इसको कैसे किया जाए, ठीक है। तो आगे करने के लिए हम इसमें क्या करें, थोड़ा सा मैथ्स और लगाते हैं इसके अंदर, ऊपर एज इट इज़ रहने देते हैं आर पावर 1। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये है 1 की पावर 6, या फिर 1 का स्क्वायर ही लिख लो इसको। तो ये क्या हो गया? आर की पावर 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। आर की पावर 3 का स्क्वायर क्या होगा? आर की पावर 6 ही हो जाएगा ना। तो अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ, यहाँ पे क्या बना? ए माइनस बी, ए प्लस बी, ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमें क्या मिला? 1 बाई आर की पावर 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 125 बाई 152। दिस इज ओके, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि एक ही वेरिएबल है तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी अपने को। तो आर की पावर 3 प्लस 1 इंटू में 125 इज इक्वल्स टू 152। तो यहाँ से आया अपने पास आर की पावर 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 152 बाई 125, रेसिप्रोकली किया हमने। अब 1 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 152 बाई 125 माइनस 1 बाई 1, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा इसका? 125। आर का क्यूब कितना आया? 125,
और यहाँ पर आया 152 माइनस 125। दिस इज ओके, ठीक है, यहाँ तक सही चल रहा है अपना अभी तक। ओके चलो आगे बढ़ते हैं फिर। (152 माइनस 125), तो यहाँ से अपने पास बचा 727/125। ओके, अब मुझे बताओ कि r की वैल्यू क्या है। 27 होता है 3 का क्यूब, 125 होता है 5 का क्यूब, तो r की वैल्यू क्या आई, 3/5। दिस इज़ अवर आंसर। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन हमें बेसिक मैथमेटिकल प्रिंसिपल पता है तो जल्दी हो गया क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज हाउ वी कैन सोल्व। तो एक बार फिर से देखो इसको। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फाइनल स्टेप। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट, यूज ग्राफ पेपर टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, प्लॉट द पॉइंट। आप बना सकते हैं इसको, P डैश इज द इमेज, या बना सकते हैं Q डैश इज द इमेज ऑफ Q, या बना सकते हैं ज्योमेट्रिकल नेम। तो ये काफ़ी इजी है ग्राफ वाला क्वेश्चन, आप इसको अपने आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। सो ग्राफ वाले क्वेश्चंस और कंस्ट्रक्शन, उनके अलावा हम सारे क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व करेंगे, तो दैट विल टेक लेस टाइम, ठीक है। इसीलिए हमारी कोशिश रहेगी कि 1 आवर 40 मिनट में पेपर ख़त्म कर दिया जाए किसी तरह से, ठीक है, ताकि हमारी स्पीड के ऊपर हम काम कर सकें। अभी तक हम कर चुके हैं क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन नंबर 7 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 6 तक अपना हो चुका है, यानी कि सेक्शन बी के हम 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका मतलब हमारा पेपर वैसे तो पूरा हो जाएगा, लेकिन हमें बाकी सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो चलिए देखते हैं। इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ ए होलो हेमिस्फेरिकल वेसल इज गिवन, द कॉस्ट ऑफ पेंट इज ऑल्सो गिवन, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंट हेमिस्फेरिकल वेसल। देखते हैं हमारे पास शेप अवेलेबल है क्या। ओके, वी हैव सिलेंडर, स्फीयर, सर्कल, हेमिस्फीयर हमारे पास अवेलेबल इसमें नहीं है। चलो कोई बात नहीं, बना लेते हैं इसको। मान लीजिए कि एक हेमिस्फीयर है, ठीक है, और क्योंकि ये इसकी थिकनेस हमें गिवन है, तो हम इस कटोरी को कुछ ऐसा मानेंगे, ठीक है। दिस इज, यू कैन से द शेप ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, जहाँ पर हमें इसमें क्या करना है, कोस्ट करना है, इसमें पेंट करना है हमें, और उसकी हमें कोस्ट बतानी है। तो हम पेंट कहाँ कहाँ कर सकते हैं, दैट इज द मेन थिंकिंग पार्ट। सबसे पहली बात, टोटल एरिया टू बी पेंटेड विल बी इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हम कटोरी को अंदर पेंट करेंगे, ठीक है, बाउल जो है अपना। सेकंड, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, हम उसका जो बाहर वाला एरिया है उसको भी पेंट करेंगे, प्लस और उसमें कहाँ पेंट होगा, उसमें पेंट होगा ये जो ऊपर जो उसकी थिकनेस है वहाँ पर, दैट इज एरिया ऑफ 2 रिंग्स, ठीक है। इतना हमें पेंट करना है। तो अब हम इसका एक फॉर्मूला बनाते हैं बढ़िया सा। तो फॉर्मूला क्या होगा, TSA विल बी 4 रिंग्स, नॉट 4, 2 पाई r स्क्वेयर, इनर रेडियस, आउटर रेडियस के लिए हम यूज़ करेंगे कैपिटल R, 2 पाई कैपिटल R स्क्वेयर, ठीक है, यही होता है, प्लस एरिया ऑफ 2 रिंग्स, रिंग का एरिया, सॉरी नॉट 2 रिंग, ओनली 1 रिंग, एक ही रिंग होगी ना, सिलेंडर होता तो 2 रिंग्स होती, ऊपर एक रिंग बन रही है उसमें, ठीक है, एरिया ऑफ 1 रिंग। तो रिंग का एरिया क्या होता है, पाई आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल, यही होता है, ठीक है। चलिए जी, फॉर्मूला अपना लगभग तैयार है। कुछ कॉमन आ रहा है, आंसर है यस, पाई कॉमन आ रहा है। यहाँ पर क्या बचा, 2r स्क्वेयर
प्लस 2r² प्लस r² माइनस r², ऐसे, ठीक है ना। तो 2πr, ये 2r² प्लस r² 3r², 2r² माइनस r² इस प्लस का r², ठीक है। तो दिस इज द टोटल एरिया। अच्छा, टोटल कॉस्ट क्या आएगी अब इसकी? टोटल कॉस्ट आएगी 5 पैसा, दैट इज 5/100 रुपीज़ जो गिवन है 0.05 मल्टीप्लाई बाय टोटल सरफेस एरिया। सो स्टार्ट पुटिंग द वैल्यूज़। हमारे पास वैल्यूज़ यहाँ हैं, तो हम कैपिटल R को 25/2 ही यूज़ करते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी रहेगी। 5/100 इंटू पाई, दैट इज़ 22/7 इंटू 3r², 3 इंटू 25/2 का होल स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो अगर मैं इसको 12 की जगह 24/2 लिख लूँ तो एलसीएम लेने में हमें दिक्कत नहीं आएगी। बाद में भी एलसीएम लेना तो मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा ही, और हमने 30 तक स्क्वायर तो याद कर ही रखे हैं, तो कैलकुलेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। यहाँ से इसको कैंसिल करते हैं, 120, 11, 10, तो यहाँ पे अपने पास बचा है 11/70, ठीक है। यहाँ से अपने पास क्या बचता है? यहाँ से क्या आया अपने पास? 3 इंटू 25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर मुझे पता है 625 होता है। इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1875 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 576/4, यही आएगा। ओके, तो अब इसको माइनस कर लेते हैं एलसीएम लेके। 576, सॉरी नॉट माइनस, प्लस कर लेते हैं, तो प्लस 576, सो ये अपने पास आ जाता है 11/70 इंटू 1542, 24 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो चेक करते हैं कि 7 से डिविजिबल है या नहीं। डिवाइडेड बाय 7, तो पॉइंट्स में आंसर आ रहा है, ठीक है। हम इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेते हैं। सो एग्ज़ाम में अलाउड नहीं है, बट इसमें तो हम कर ही सकते हैं इसको। तो दिस विल बी 2451 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 280, तो अपना आंसर आया ऑलमोस्ट ₹96.289, दैट इज़ 96.29, ठीक है। सो दिस इज़ द cost of painting that pub. This is how we can solve these questions. Okay, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, सेकेंड पार्ट। फाइंड अल्फा एंड बीटा इफ x+1 एंड x+2 आर फैक्टर्स ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। तो आप इसको ट्राई कीजिए, 2 मिनट का पॉज लो। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, 10 मिनट का पॉज लेके एक बार इन क्वेश्चन को अपनी तरफ से ट्राई कीजिए। आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू। एक बार ट्राई कीजिए इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, फाइंड अल्फा एंड बीटा x+1 एंड x+2 आर फैक्टर्स ऑफ x³ + 3x² - 2 अल्फा x + बीटा। ओके, तो फैक्टर है तो इसका मतलब हम फैक्टर थ्योरम इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले, क्योंकि हमें 2 फैक्टर्स दे रखे हैं, तो एक पार्टीशन डाल देते हैं बीच में, ठीक है। बताइए, सबसे पहले x+1 फैक्टर है तो x की वैल्यू क्या पुट करेंगे? -1, और दूसरे केस में x की वैल्यू पुट करेंगे -2। इक्वेशन अपने पास ये है x³ + 3x², तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब, इसको थोड़ा सा और, -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर -2 अल्फा -1 प्लस बीटा, और फैक्टर है तो इज इक्वल्स टू में 0 आएगा। सेम थिंग यहाँ पर -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर -2 अल्फा इंटू -2 प्लस बीटा, और इज इक्वल्स टू में क्या आएगा? यहाँ भी 0 आएगा। 0 क्यों आएगा? क्योंकि इट्स गिवन कि इसका फैक्टर है। ओके, अब सोल्व करते हैं इसको। बताइए, -1 का क्यूब -1
-1 का स्क्वायर प्लस का 1, प्लस का 1 इंटू 3 प्लस का 3, -2 इंटू -1 प्लस का 2, प्लस का 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 0। तो ये आया -1 प्लस 3 2, 2 उधर ट्रांसपोज होगा तो -2, तो 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -2। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली एक ऐसी इक्वेशन यहाँ बनेगी तो -2 का क्यूब आएगा माइनस का 8, -2 का स्क्वायर होगा 4, 4 3 जार 12, और यहाँ से 2 और 2 कैंसिल, प्लस 4 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अपने पास क्या आया, माइनस का 8 और प्लस का 12 प्लस का 4, प्लस का 4 उधर ट्रांसपोज होगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। 4 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -4, और दूसरी इक्वेशन क्या थी अपने पास, 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -2। इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, बीटा कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस साइन चेंज प्लस। ठीक है, तो कीजिए कैंसिल इनको, ये तो कैंसिल। 4 अल्फा माइनस 2 अल्फा 2 अल्फा, माइनस का 4 प्लस का 2 माइनस का 2, तो अल्फा की वैल्यू क्या आई 2 इसके नीचे, तो अल्फा की वैल्यू तो आई -1। सिमिलरली अल्फा की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो -1 इंटू 2 -2, -2 उधर ट्रांसपोज होगा तो प्लस का 2, तो बीटा की वैल्यू क्या आई 0। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर अपने पास अल्फा की वैल्यू आ रही है -1 और बीटा की वैल्यू आ रही है 0। ठीक है, एक बार देखिए इसको कैसे किया, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 7th का थर्ड पार्ट। 7th के थर्ड पार्ट में हमें देखो क्या सोल्व करना है। इसमें वी हैव टू प्रूव, ओके पहले स्क्रीन को क्लियर करते हैं। हाँ, हमारे पास है प्रूव दैट 2 इंटू साइन 6 थीटा 2 इंटू साइन पावर 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा -3 इंटू साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। लेट्स ट्राई समथिंग एल्स। हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, तो ये होगी a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab होगी ना। ठीक है, अब अगर मैं इसको साइन 4 थीटा को साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख दूँ, देखना साइन 4 थीटा को हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो क्या ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू होती है 1, तो हमें मिलेगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ओके, दिस इज ओके। सेम थिंग हम यहाँ पे 6 वाली आइडेंटिटी में भी करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इसको कैसे किया जाए। सबसे पहले हम एक बार इसको इरेज कर देते हैं। चलिए जी देखिए, 2 एज इट इज, दिस कैन बी रिटन एज साइन क्यूब थीटा का स्क्वायर। ठीक है, नहीं साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब। अब हम साइन स्क्वायर की यूज़ कर रहे हैं तो क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1, तो साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस कोस स्क्वायर थीटा का क्यूब -3, यहाँ पर हम करेंगे साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। दिस इज अवर LHS। ठीक है, तो यहाँ बताइए क्या हो रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, दिस इज a प्लस बी, यही होता है, और उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस AB, ए स्क्वायर दैट इज साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, साइन स्क्वायर
कोस स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3, ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, यही होगा, प्लस में 1 भी है अपने पास। ओके, नेक्स्ट स्टेप, ये चीज़ तो 1 हो गई अपने पास, दिस वन इज 1, दिस इज इक्वल्स टू 1, तो अपने पास क्या बचा, 2 इंटू साइन 4 थीटा दैट इज साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, कोस 4 थीटा दैट इज कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, प्लस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ओके, अच्छा ये कहाँ से आया था, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो इसके अंदर भी हम फिर से वही चेंज कर देते हैं, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पर आएगा 2 साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 एज इट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और बाहर 1 है ये अपने पास, ठीक है। अब ये फिर से 1 हो गया, तो अंदर क्या बचा, 2 1 माइनस माइनस का 2 प्लस का 1, कितना बचेगा, 1 मिनट, शायद हमने आइडेंटिटी गलत लगाई है यहाँ पर, हाँ यहाँ छोटी सी गलती है, देखिए आइडेंटिटी क्या होती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो यहाँ माइनस होगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी माइनस होगा, यहाँ पर भी माइनस होगा, ओके, यहाँ माइनस यहाँ माइनस। आइडेंटिटीज कौन सी यूज़ की है मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, हमने एक तो आइडेंटिटी यूज़ की है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और एक हमने यूज़ की है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इन दो आइडेंटिटीज़ को यूज़ किया है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर अपने पास क्या आया, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ है अपने पास माइनस का 3 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ओके। चलिए अब इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस, आई थिंक हमारा आंसर आ चुका है, और प्लस 1, तो ये टर्म्स तो कैंसिल हो गई अपनी साफ साफ, एक माइनस एक प्लस, 2 माइनस 3 प्लस 1 दैट इज 0 विच इज RHS, हैंस प्रूव्ड, ओके। तो इसमें हमने आइडेंटिटीज़ की नॉलेज को यूज़ किया है, जो आइडेंटिटीज़ हैं ये दोनों, ठीक है। एक बार सॉल्यूशन को फिर से देखिए, दिस वाज द फर्स्ट स्टेप, टेक अ पॉज ऑफ 2 मिनट्स और इन सभी स्टेप्स को एक बार समझने की कोशिश कीजिए। This was second step. This was next step. Okay, so this is how we can solve such type of questions. चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा 8th का, 7th क्वेश्चन का। तो अब हमारा जितना पेपर हमें एग्ज़ाम तक करना था वो हो चुका है, ठीक है। और इसमें हमें लगभग
1 hour 50 मिनट्स लग चुके हैं, तो दैट मीन्स कि स्पीड इस पेपर में थोड़ी सी स्लो चल रही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हम सारे क्वेश्चन करेंगे जैसा कि हमने बात की थी पेपर के अंदर, मतलब इसके अंदर, और जैसा मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आपको एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही करना है। ठीक है, फाइनल्स के अंदर भी। तो क्वेश्चन इज अ बैग कंटेन 5 white balls and 7 red balls. One ball is drawn at random. What is the probability that ball drawn is white? So आपको पता ही है probability of white balls will be number of white balls, that is favorable condition upon में total balls. So I don't know कि why this question is of 3 marks. This is only of 1 mark. So it's okay. 5 white and 5 plus 7 12. तो आंसर is 5 by 12. अब इसको 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा इसमें। सो यू विल राइट कि नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स एंड सैम्पल स्पेस, इस तरह की 2-3 टर्म्स आपको लिखनी पड़ेगी 3 मार्क्स का दिखाने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट। फाइंड द एनुअल इनकम डिराइव्ड फ्रॉम 260 रुपीज़ 100 शेयर। तो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स 260। ठीक है, एंड फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर, फर्स्ट केस में जो है, सेकंड का ए पार्ट, दिस इज ₹100। पेइंग डिविडेंड, डिविडेंड इज 15%। हमें पता है डिविडेंड फेस वैल्यू पर ही मिलता है, तो 100 रुपीज़ का 15% कितना होगा, 15 रुपीज़। तो टोटल इनकम ही विल गेट बाय डिविडेंड इज, एक डिविडेंड से 15 रुपीज़, टोटल नंबर ऑफ शेयर है उसके पास 260। तो यहाँ से आएगा अपने पास 3900। ठीक है, इसका आप 26 से 2 उधार लेकर 15 को देंगे तो दिस विल बिकम 30, दिस विल बिकम 130, तो 13 3 ज़ार 39, तो 3900 इज द एनुअल डिविडेंड फ्रॉम फर्स्ट टाइप ऑफ शेयर। नेक्स्ट इज 25% डिविडेंड दे रहा है, एक शेयर है जो 20 रुपीज़ का है, तो फेस वैल्यू है अपने पास ₹20 एंड डिविडेंड इज 25% ऑफ 20, तो 25% ऑफ 20 हो जाएगा 4 रुपीज़। ठीक है ना, 4 रुपीज़ हो जाएगा ही। अच्छा, टोटल डिविडेंड कितना आएगा फिर इसका 750, नहीं 4 रुपीज़ नहीं, सॉरी 5 रुपीज़। जी हाँ, 4 हिस्से होंगे इसके, तो 750 मल्टीप्लाई बाई 5, सो दिस विल बी 5,0,537, so ₹3,750. This is our answer. Okay, now third part में आपको निकालना है एंगल QRP। So this is very easy question I think। चलो करके देखते हैं इसको क्या होगा इसका। सबसे पहली बात, ये डायमीटर दे रखा है अपने को, O सेंटर है और ये टेंजेंट है, PT इज टेंजेंट। तो अगर ये टेंजेंट है तो इसको हम ऐसे मिला देते हैं एक बार। ठीक है, मिला सकते हैं। सो OP रेडियस, OR रेडियस। ठीक है जी, करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या किया जाए, हमें पता है कि QR डायमीटर है, तो ये एंगल तो 90 हो गया। ठीक है ना, क्योंकि 180 डिग्री और इसका हाफ एंगल ये होता है। दूसरी चीज़, ये एंगल 50 है इस तरफ, दिस इज़ 50, ये 90, तो ये कितना होगा, QP, इसको ऐसे मान लेते हैं एक बार। ये वाला एंगल कितना होगा 140 और ये होगा 40 डिग्री। ठीक है ना, इतना हमें पता चल चुका है, लेकिन हमारा टारगेट है QRP, ये एंगल निकालना। तो इस एंगल को हम कैसे निकालें। ठीक है, चलिए सोचते हैं इसको कैसे निकाला जाए। तो हमने एक थ्योरम पढ़ी है कि इधर वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल होता है। ठीक है, और इस तरफ वाला एंगल इस तरफ वाले के इक्वल होता है। तो ये एंगल अपने पास कितना आ गया 50 डिग्री, और ये वाला एंगल अपने पास कितना आ गया 40 डिग्री। तो QRP की वैल्यू अपने पास क्या आई 40 डिग्री। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अ टावर सबटेंड एन एंगल अल्फा एट ए पॉइंट ए इन द प्लेन ऑफ इट्स बेस। तो डायग्राम बना लेते हैं अपने पास। हमारे पास इस तरह से एक प्लेन है और हमने यहाँ पर इसे एक टावर गिवन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टावर क्या है कि एक पॉइंट है ए,
वहाँ पर एंगल बनाता है, मान लेते हैं यहाँ पर अपने पास एक पॉइंट है ए, ठीक है, लेट अस से दिस इज ए पॉइंट। तो जो टावर है वो यहाँ पर एंगल कितना बना रहा है, ये एंगल एल्फा, ठीक है। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ टावर, फुट ऑफ टावर एट ए पॉइंट बी मीटर जस्ट अबव ए, तो ए के जस्ट ऊपर हमारे पास एक पॉइंट है जो बी मीटर की हाइट पर है। दिस लेंथ इज गिवन एज बी। तो यहां से ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल, इसकी वैल्यू है बीटा, ठीक है। सो पहले केस में ये एंगल है अल्फा और दूसरे केस में एंगल ऑफ डिप्रेशन ये है बीटा, यानी कि ये वाला एंगल बीटा हो जाएगा, ठीक है। वी नो अल्टरनेट एंगल एंड दिस हाइट इज गिवन एज बी। सो आपको टावर की हाइट प्रूव करनी है। हाइट ऑफ टावर इज बी टेंजेंट अल्फा कोट बीटा, ठीक है। तो लेट अस से दिस पॉइंट इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। तो बताइए ट्राइंगल डी ए बी, ट्राइंगल डी ए बी, वट इज द वैल्यू ऑफ ए बी। सो इसका हम मान लेते हैं एक बार x, तो b अपॉन x इज इक्वल्स टू टेंजेंट बीटा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई या b की वैल्यू क्या आई, x टेंजेंट बीटा। क्वेश्चन में देखते हैं हमें क्या चाहिए, टेंजेंट अल्फा चाहिए, कोट बीटा चाहिए। तो कोट बीटा चाहिए, इसका मतलब x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से b अपॉन टेंजेंट बीटा, यानी कि x की वैल्यू आ गई बी कोट एल्फा, बी कोट बीटा, बी कोट बीटा। ये एक्स की वैल्यू आ गई अपने पास, ठीक है। फिर से डायग्राम की तरफ चलते हैं। नाउ ट्राइंगल सी बी ए, ट्राइंगल सी बी ए, सी बी या बी सी अपॉन में ए बी, ये होगा अपना टेंजेंट एल्फा, ठीक है जी। अब बी सी की वैल्यू हमें निकालनी है, ए बी की वैल्यू एक्स है और एक्स की वैल्यू हमने अभी निकाली थी। तो बी सी इज इक्वल्स टू ए बी टेन एल्फा, दैट इज एक्स टेन एल्फा, और एक्स की वैल्यू है बी कोट बीटा इंटू टेन एल्फा। और यही हमें प्रूव करना था कि दिस इज द हाइट ऑफ टावर। क्वाइट सिंपल क्वेश्चन, सो यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 सेकंड पार्ट, ए बी एंड सी डी आर टू कोड्स, A B and C D are two chords which when produced meet at P. If AP is equals to CP, prove that AB is equals to CD. A B and C D are two chords. Okay. If A B and C D are two chords which when produced meet at P and AP is equals to CP, show that AB is equals to CD. तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। एक हमारे पास है एक सर्कल, ओके, और हमारे पास है दो कोड्स, एक है ए बी जो एक्सटेंड करने पर, और एक कोड है सी डी, और हम इन दोनों को जब एक्सटेंड करते हैं, ओके, तो ये बाहर एक पॉइंट पर मीट करती है जिसका नाम है सी डी, सॉरी पी पॉइंट पर मीट करती है। सो दीज आर टू कोड्स विच आर मीटिंग एट पॉइंट पी। तो लेट अस से दिस इज ए बी, ये पॉइंट है पी, ये है सी, ये है डी। तो हमें गिवन है क्वेश्चन में ए पी और सी पी इक्वल है। इट इज़ गिवन ए पी इज इक्वल टू सी पी, दिस इज गिवन। और हमारे पास टू प्रूव है ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो इसमें अपना टारगेट क्या होना चाहिए प्रूव करने का, कि अगर मैं बी पी और डी पी को इक्वल प्रूव कर दूँ तो दोनों को माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा। पेपर में टारगेट नहीं लिखना, ये हमारे समझने के लिए है। तो हमारा टारगेट ये है कि हम किसी तरह से बीपी और डीपी को इक्वल प्रूव कर दें। अब क्या हमें कोई ऐसा रिलेशन पता है जिसमें बीपी और पीडी आ जाए?
तो आंसर है, हमें सेगमेंट थ्योरम आती है। सेगमेंट थ्योरम क्या कहती है कि थ्योरम, सीकेंट के जो सेगमेंट्स है वो उनका प्रोडक्ट आपस में इक्वल होगा। तो ए पी इंटू बी पी, ठीक है, एंड यहाँ से सी पी इंटू डी पी, ये दोनों इक्वल होंगे होंगे ठीक है। और ए पी और सी पी तो अपने को इक्वल गिवन ही है पेपर में, क्वेश्चन में, ठीक है। तो ए पी और सी पी इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बी पी इज इक्वल्स टू डी पी हो गया। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। अब हमें करना क्या है, अगर ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब subtracting from given we will get AB is equals to CD, hence proved. This question was quite simple, 3 marks के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए था इसको, बट थ्योरम अगर हमें ध्यान है तो ये क्वेश्चन हमारे लिए 1 मिनट से भी कम का है, ठीक है। नेक्स्ट है, द मंथली प्रॉफिट इन रुपीज ऑफ 100 शॉप्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फॉलो, वी हैव टू फाइंड मॉडल वैल्यू आपको निकालनी है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो ग्राफ की हेल्प से हम मोड कैसे निकालते हैं, चलिए हम इसको करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको इसका ग्राफ बनाना है और उसके बाद आपको इसका मोड निकालना है। यू नो दिस की मोड जो होता है वो सबसे ज़्यादा बार होता है, तो इसका मतलब आपका आंसर जो है वो 200 और 300 के बीच में कहीं लाई करेगा, ठीक है। सो यू कैन फाइंड दिस वेरी इजीली, यू कैन डू दिस क्वेश्चन, ग्राफ क्वेश्चन है तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ड्रॉ अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व फॉर द फॉलोइंग बाय लेस देन मेथड। तो मैं इसके लिए टेबल आपको बना देता हूँ, आप इसको वो निकाल सकते हैं। तो लेस देन में हम क्या चूज़ करते हैं, अपर लिमिट या लोअर लिमिट, तो आंसर इज अपर लिमिट। तो सबसे पहले क्या होगी, लेस देन 10, अगला क्या होगा, लेस देन 20, लेस देन 30, 40, 50 एंड लेस देन 60, ठीक है। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके। तो लेस देन 10 में 7, उससे अगला 7 + 10 17, अगला 17 + 23, 17 + 23 विल बी 50, उसके बाद 50 + 51 101 101, फिर 101 + 6 107 और लास्ट 110। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आ चुकी है। उसके बाद ग्राफ के लिए 10, 7, 20, 17, 30, 50, 40, 101, 50, 107, 60, 110 का ग्राफ आप बनाएंगे। इस तरफ वाई एक्सिस पर लेते हैं हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर लेते हैं हम लेस देन या मोर देन में हमने जो भी लिया है मार्क्स, ठीक है। एंड यू विल यू कैन मेक दिस ग्राफ वेरी इजीली। तो ये ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, यू कैन डू दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ओके, 10th का सेकेंड क्वेश्चन, 2 पॉइंट्स P and Q हैव कोऑर्डिनेट्स दिस एंड दिस, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ PQ, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ एंड वैल्यू ऑफ K फॉर विच -2, K लाइज ऑन PQ। तो सबसे पहले हम इसकी लाइन बनाते हैं। दिस इज अवर लाइन, लेट अस से दिस इज P, दिस इज Q। P के कोऑर्डिनेट्स अपने को गिवन है 3, 2, Q के कोऑर्डिनेट्स अपने को गिवन है 7, 6, ओके। these coordinates, these values are already given to us. Now हमें बताना है सबसे पहले ग्रेडियंट ऑफ PQ। अब ये ग्रेडियंट क्या होता है, सबसे पहला सवाल ये है। तो ग्रेडियंट इज नथिंग बट स्लोप, ठीक है। स्लोप का ही दूसरा नाम ग्रेडियंट है अपने पास, ठीक है। तो हमें क्या करना है, PQ का स्लोप बताना है। तो स्लोप ऑफ PQ ये क्या होगा, तो स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 - y1 बाई x2 - x1, ओके। स्लोप होगा अपने पास 6 - 2 डिवाइडेड बाई 7 - 3 दैट इज 1। तो PQ लाइन का स्लोप 1 आया। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें चाहिए, मैं इसको इरेज कर देता हूँ एक बार, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए, इसका मतलब इसके ऊपर लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर भी होना चाहिए और इसको 2 हिस्सों में बांटना भी चाहिए। और 2 हिस्से कैसे होने चाहिए, वो एकदम इक्वल। तो इसका मतलब P क्या है, अपने पास था 3, 2 और Q क्या था अपने पास 7, 6, ठीक है। तो इसका मतलब ये रहना चाहिए 1:1। तो 1:1 मतलब ये मिड पॉइंट है, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2
7 + 3 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 5, 2 + 6 डिवाइडेड बाई 2 तो 8/2 4। तो हमें ऐसी इक्वेशन चाहिए जो इस पॉइंट से पास करे 5x 5 और 4 से उसके परपेंडिकुलर हो, मतलब उसका स्लोप होना चाहिए -1। तो इक्वेशन क्या बनेगी, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। ठीक है, स्लोप हमने कितना निकाला था -1, तो y माइनस y1 दैट इज 4। इस पॉइंट से पास करनी चाहिए तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम लेंगे इसमें, इज इक्वल्स टू m दैट इज -1 x माइनस x1। तो ये कितना आया, y माइनस 4 इज इक्वल्स टू माइनस का x प्लस का 5। x उधर ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस का हो जाएगा और 5 इधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का, तो माइनस का 4 माइनस का 5 9। तो इसका आंसर कितना आया, x प्लस 5 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ओके, नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ k फॉर विच -2 k लाइज ऑन PQ। तो इसके लिए अपने को PQ लाइन की इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो PQ की इक्वेशन क्या बनेगी, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, PQ में से लाइन पास कर रही है तो y माइनस 2 इज इक्वल्स टू, स्लोप हमने निकाला था PQ का 1, x माइनस x1 x माइनस 3। तो ये आई अपने पास y माइनस 2 इज इक्वल्स टू x माइनस 3। y को उधर ट्रांसपोज करेंगे, 3 को इस तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो x माइनस y इज इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन आई अपने पास PQ लाइन की, और इसके अंदर हम पुट करेंगे -2 k, तो x की जगह माइनस का 2 माइनस y की जगह k इज इक्वल्स टू 1। तो माइनस का k उधर जाएगा, माइनस का 2 माइनस का 1 इज इक्वल्स टू k, तो k की वैल्यू आई -3। ओके, so this is our solution for this paper. Okay, this is how you can solve this paper. This paper was quite easy, बस थोड़ा सा ये लेंदी ज़्यादा रहा जिसकी वजह से हमें इस पेपर को सोल्व करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा, ऑलमोस्ट 2 आवर्स लग गए। लेकिन फिर भी हमारे पास अभी भी टाइम बचा है, रीड करने के लिए भी टाइम मिलेगा। तो ये क्वेश्चन जो है मैं सामने पेपर आता है, वी विल स्टार्ट सोल्विंग। कोशिश रहेगी कि आपके फाइनल एग्ज़ाम से पहले आपको मैं कम से कम भी 5 सैम्पल पेपर्स के सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूँ। ओके, सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।